आज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। 5 दिन से चल रही आईटी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही अब तक 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति दफ्तरी ग्रुप के मालिक राजकरण को आया हार्ट अटैक। आपको बता दें कि राजकरण दफ्तरी सिल्लीगुड़ी से कोलकाता रेफर किया गया है। इसके साथ ही किशनगंज में देखिए पूछताछ जारी है। पूछताछ के दबाव में हार्ट अटैक की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आ रही है किशनगंज से, जहां राजकरण को हार्ट अटैक आया है। जो जानकारी सामने आ रही है, दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की रेड हुई और पूछताछ की डर से हार्ट अटैक आ गया। 5 दिन से चल रही आईटी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। अब तक 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिली है। दफ्तरी ग्रुप के मालिक को हार्ट अटैक आया है। जो जानकारी सामने आ रही है, राजकरण दफ्तरी सिलीगुड़ी से कोलकाता रेफर किए गए, जहां जब ये पता चला कि पूछताछ होगी और बेनामी संपत्ति है, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त किशनगंज से बता रहे हैं। बता दें कि पूछताछ के बाद हार्ट अटैक आने की बात सामने आई है और आईटी की लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। 5 दिन से आईटी की ये छापेमारी चल रही थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है और इसी को लेकर के जो दफ्तरी ग्रुप है, उसके जो मालिक हैं राजकरण, वो उनसे पूछताछ चल रही थी लगातार। और इसी पूछताछ के दौरान देखिए उनको हार्ट अटैक आ गया। जब ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट बताइए। जी देखिए, 5 दिनों से लगातार आईटी के रेड के दौरान जो राजकरण दफ्तरी हैं, दफ्तरी ग्रुप के मालिक, उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद उन्हें सिलीगुड़ी के आस्था नर्सिंग होम में ले जाया गया था, जहां उनकी हालत और भी दयनीय देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर किया गया। सिलीगुड़ी अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है अभी। जी अच्छा, ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पटना मेट्रो से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, पटना मेट्रो का ट्रायल रन जो है, आज से 800 मीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। तो ट्रायल के दौरान पटना मेट्रो जो है वो ट्रैक पर दौड़ेगी। तो ये बड़ी खुशखबरी है इस वक्त, बता सकते हैं ये पटना वासियों के लिए। पटना मेट्रो का इंतज़ार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है और काफ़ी समय पहले हमने आपको पटना मेट्रो का लुक भी दिखाया था कि किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग के जरिए सजाया जा रहा है पटना मेट्रो की बोगियों को। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद अमृतराज। आनंद, पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से ही शुरू होने वाला है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे आज पटना के लिए बड़ा दिन है, खासकर मेट्रो के लिए बड़ा दिन है कि जब पटना मेट्रो जब से शुरू होगा, उसके पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि उसका ट्रायल रन कर लिया जाए। और इसी कड़ी में आज पटना मेट्रो का एक ट्रायल रन किया गया है, ताकि आने वाले समय में कैसे मेट्रो चलेगी और क्या कुछ परिस्थितियां हैं, चलने के पहले कोई भी कमी न रह जाए, इसको देखने के लिए आज ट्रायल रन किया जा रहा है, जो लगभग 10 बजे के बाद ट्रायल रन किया जा सकता है। तो आज इंतजार रहेगा इस बात का कि अब से कुछ देर के बाद जब ट्रायल रन शुरू होगा तो कहां से कहां तक ये चलेगा, उसे लेकर भी आज तय कर लिया जाएगा कि जो ट्रायल रन है वो हो जाने के बाद फिर बिहार की जनता के लिए कब मेट्रो को शुरू किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल रन कर दिया। और आज जो है ट्रायल रन डिपो के बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 800 मीटर लंबे ट्रैक पर बिल्कुल, यानी कि आनंद कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से जो इंतजार है पटना वासियों को, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में हलचल अब बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे और चर्चा ये भी है कि इस बड़ी बैठक में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल देखने को मिल रही है।
भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। शाह अपनी कोर कमेटी के साथ मंथन से जीत का मंत्र निकालने की कोशिश करेंगे, वोट चोरी के आरोपों की काट खोजेंगे और साथ ही बनाएंगे रणनीति बिहार चुनाव में विरोधियों को कैसे दी जाए पटखनी। बिहार के भाजपा कार्यकर्ता एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर चुनाव अभियान का आगाज कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन के बाद बिहार में कार्यकर्ता तन मन से सक्रिय हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री चुनावी रणनीति तय करेंगे। बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शाह के साथ चुनावी मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में शाह सीएम नीतीश के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा बिहार बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है। इससे गठबंधन में शामिल दलों में सामंजस्य, सीटों का बंटवारा, अन्य सारी जो गतिविधियां होनी है उसके लिए सहायक के रूप में यह बैठक देखा जा रहा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया का दूसरा चरण खत्म होते ही अमित शाह फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। इधर आरजेडी ने भी निशाना साधा है कि बिहार की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। अब चाहे लाख बैठक कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मूड बना लिया, मन बना लिया है। गृह मंत्री शाह बिहार में पिछले लगभग 2 दशक से बरकरार एनडीए के वर्चस्व को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और यही वजह है कि शाह ने चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। बिहार में किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा शाह ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। देखना होगा इस बैठक से क्या रणनीति निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता शहर कुमार के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच आज बताते चले आपको बड़ी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक को लेकर के इंतजार है। तो देखिए आज का दिन बेहद ही खास और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अब चुनावी मोर्चा संभाल चुके हैं और आज ये बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है जिसमें सीट फॉर्मूले पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, आज ये बैठक बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव भी देखिए नजदीक है और ऐसे में खुद गृह मंत्री ने अब चुनावी जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। आज किन किन एजेंडों पर बात हो सकती है? देखिए निश्चित तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन बिहार बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि बिहार एनडीए के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रेम कुमार जैसे वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कई तरह की चर्चा होने की संभावना। सबसे बड़ी बात है कि सीट बंटवारे को लेकर भी फीडबैक लिया जा सकता है। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा हुई है उसका फीडबैक जनता के बीच में क्या ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री का एक बार फिर से दौरा होने वाला है, उसे लेकर भी चर्चा होने की संभावना है और जो प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को लेकर जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया उसके बाद क्या है बिहार की तस्वीर और बिहार के लोगों का मूड वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सीट बंटवारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो तमाम सहयोगी हैं उन्हें पूरी तरीके से साधा जाए और टिकट बंटवारे को लेकर कहीं से किसी को असंतोष नहीं रहे। तो कई तरह की चर्चा होने की संभावना है। ये दिलचस्प होगा कि जब बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ गृह मंत्री बैठक करेंगे तो उस बैठक में जो उनको फीडबैक मिलेगा वो उन्हें उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बिहार बीजेपी के नेताओं की कोशिश है कि जो वस्तु स्थिति है बिहार की, खासकर हाल के दिनों में बिहार सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं बिहार की जनता के लिए, उसका फीडबैक क्या है बिहार की जनता का वो भी जानकारी देने की कोशिश बिल्कुल। तो आनंद, आज का बैठक और आज की बैठक को काफी ज्यादा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और ऐसे में ये बैठक आने वाले चुनावी रणनीति को भी बदलती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आनंद। दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां को गाली देने और अपमानित करने को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि इज्जत पर
वार सहन नहीं करेंगे और इस पर आरजेडी ने नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। मां को गाली अब नहीं करेंगे बर्दाश्त। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इज्जत पर वार सहन नहीं, एकदम नहीं। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माई के स्थान देवता पितर के समान। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस पर पीएम मोदी का दर्द मंगलवार को छलका। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां के अपमान पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गवासी मां हीराबेन का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा, मां ही हमारा संसार होती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां को लेकर जो कहा गया उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहनी से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पीड़ा पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। और ये केवल पोलराइजेशन पर जीना चाहते हैं। MY समीकरण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से गाली दिलवाया, मां बहन लगा करके। ये पोलराइजेशन नहीं है तो और क्या है। बचपन याद कर पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी पर भी निशाना साधा। कहा, मेरी मां ने गरीबी देखी है। जबकि दोनों युवराज सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। पीएम की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी इस पर सियासत हो रही है। देखना होगा ये विवाद कहां जाकर थमता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए की महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है और एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद के तहत इसका विरोध करेंगे। एनडीए ने पीएम मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों ने इस बंद की घोषणा की है। तो पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध एनडीए के सभी घटक दल के नेता करने वाले हैं। कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा दुखी हैं और इसी को लेकर दरअसल बिहार बंद का ऐलान किया गया है। 4 सितंबर को एनडीए के महिला मोर्चा का बिहार बंद ऐलान। अब आम लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की जा रही है। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध दरअसल एनडीए के नेता करने वाले हैं। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है
कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। जो मां बहन के अपमान को बदला लेगी, इसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारा महिला सेल है, महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये कहा है कि पीएम मोदी को गाली लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। जिस तरह पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे हर किसी को पीड़ा हुई है। बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और उनकी मां को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा में अभद्र टिप्पणी की गई। जब राहुल गांधी दरभंगा में यात्रा कर रहे थे, उस दौरान ये अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसको लेकर के अब हर तरफ सियासत हो रही है, हर तरफ इसका विरोध किया जा रहा है। खासकर एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर मुखर होकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में ये टिप्पणी की गई है, ये बिल्कुल ही शर्मसार है और इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है, ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। चुनावी साल में जेडीयू की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर टिक गई है। सीएम नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू के अति पिछड़ा नेताओं की अगुवाई में अति पिछड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जेडीयू ऑफिस से रथ को रवाना किया गया है। अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा का मकसद नीतीश सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जब से सत्ता में आए तब से अति पिछड़ों के विकास के लिए बिहार में, वैसे तो हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन उसमें अति पिछड़ा महादलित समाज के लिए विकास का काम सबसे ज़्यादा किया है। और इसकी उपलब्धि की चर्चा जितनी की जाए वो कम होगा। तो हम लोग यही काम करने जा रहे हैं और लोगों को बताने जा रहे हैं कि आने वाला चुनाव जो है 2025, उसमें आप लोग सजग रहिए और फिर से बिहार में जिस तरह से विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी किए हैं उससे ज्यादा तेज रफ्तार से बिहार का विकास हो। बिहार में 16 से 19 दिसंबर के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 4 का ये आयोजन होगा। वहीं अगले साल यानी कि 2026 के जनवरी में इसका रिजल्ट भी जारी करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग ने 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा का ऐलान किया है, जबकि 20 से 24 जनवरी के बीच परिणाम की घोषणा की जाएगी। सितंबर महीने में ही आपको बता दें कि एसटेट परीक्षा का फॉर्म भर लिया जाएगा। वहीं 27,910 पदों पर यह बहाली होगी। बिहार में अभ्यर्थी लगातार टीआरई 4 के पहले एसटेट परीक्षा की मांग कर रहे थे और इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। को शक सुबह नहीं होना चाहिए एग्जाम के बारे में, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो बातें कही हैं उस पर हम लोगों ने अमल किया है। उनका निर्देश है शिक्षा विभाग को कि टीआरई 4 की परीक्षा की जाए, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम्स लेंगे, रिजल्ट होंगे, सबका डेट्स हमने आपको क्रमवार बता दिया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो डेट्स बताए हैं और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है और निश्चित हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और ये सारे एग्जाम्स होंगे। परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका एसटीईटी का 1/11/2025 को होगा।
साइबर ठग से जुड़ी हुई खबर मोतिहारी से मिल रही है। पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। साइबर थाना पुलिस ने बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी परवेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। परवेज अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट नाम से स्टूडियो बनाकर ठगी करता था और करीब 10 लाख जीमेल अकाउंट के जरिए लोगों के पैसे का लेन देन करता था। पुलिस ने परवेज के पास से 32 एटीएम कार्ड, 7 CPU, 7 मॉनिटर, पासबुक, चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर, 28 मोबाइल फोन और इसके साथ साथ कई और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। दस्तावेजों में यूक्रेन, नेपाल और मैक्सिको के भी कागजात मिले हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब देखिए, पुलिस जांच में ये सामने आया है कि परवेज गेमिंग एप्स और डिजिटल करेंसी के जरिए लोगों के पैसे को निवेश कराता था और इतना ही नहीं, वो फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर बिजली बिल अपडेट और लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देता था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से भी ठगी का लेन देन करता था और पुलिस को बरामद कागजात से अंदेशा ये है कि आरोपी परवेज का कनेक्शन नेपाल, यूक्रेन और मैक्सिको जैसे देशों से, वहां के बड़े ठगों से भी हो सकता है। फिलहाल देखिए, पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। एक्चुअली इनके घर पे नेपाल के जो रवि कुमार यादव और अन्य नागरिक हैं, ये लगातार इनके घर पे आते थे। तो जो गुप्त सूचना थी, इसमें रवि कुमार यादव का नाम भी प्रमुख रूप से हम लोग को पता था कि वो आता जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ उसके दोस्त हैं जो नेपाल से आते जाते थे। जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के क्रम में जो फॉरेन कनेक्शंस हम लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन के कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कुछ हम लोग मैक्सिको का जो कार्ड है वो मिला है हम लोग को। तो ये सारे कनेक्शन एक तरीके से कनेक्टिंग डॉट्स हैं, जिसके ऊपर अनुसंधान के पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना होगा। इसके अलावा जो सबसे ये था आश्चर्य की बात थी, वो थी ये कार्ड मेकिंग मशीन, जो कार्ड प्रिंटिंग मशीन है, वो भी बरामद हुई है। गणेशोत्सव की